हेलो एवरीवन। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप गेट या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैंने ऐसी क्या मिस्टेक की थी जिसके कारण मैं अपना 100% नहीं दे पाया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑनेस्टली बोलो, अगर मैंने ये मिस्टेक्स अवॉइड की होती तो आज मेरा रिजल्ट काफ़ी बेहतर होता, जो कि आज नहीं है। अगर तुम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 और सबसे बड़ी मिस्टेक, नो कंसिस्टेंसी। सच बताऊं तो इस जर्नी के दौरान मैं कभी कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाया। अगर तुम लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने जून और जुलाई में 1 महीने ही अच्छे से प्रिपरेशन की थी, जिसमें मैंने डेली प्रॉपर नोट्स बनाए थे। मैं डेली 5 से 6 घंटे पढ़ पा रहा था, और मैंने इस 1 महीने में 2 सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक और सीओए कवर किया था। इसके बाद आया अगस्त, जिसमें अपने फेस्टिवल शुरू होते हैं। मैं हर फेस्टिवल में घर चले जाता था। उसके बाद क्लास टेस्ट और एंड सेमेस्टर। इसके बाद मैं कभी कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाया। मैंने बीच में ट्राई किया कि अब मैं रेगुलर पढ़ाई करूँगा, लेकिन सच ये है कि मैं ना ही कभी रेगुलर पढ़ाई कर पाया और ना ही इस चैनल पर फिर वीडियो आई। मेरा सजेशन यही है कि अगर तुम गेट की प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हें ट्राई करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें एटलीस्ट डेली 1 से 2 घंटे गेट की प्रिपरेशन को देना ही देना है। और अगर तुम इस मिस्टेक को अवॉइड कर लेते हो तो तुम समझो कि तुमने 50 से 60% अपनी मिस्टेक अवॉइड कर ली है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2, नॉट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। सच कहूँ, जब मैं डिजिटल लॉजिक और सीओए के नोट्स बना रहा था तो मुझे फील हो रहा था कि मैं नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दे रहा हूँ। अगर मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट को जल्दी कवर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नोट्स के लिए टीचर के दिए पीडीएफ पर लाइक करूँगा। और सच कहूँ तो मुझे पहले कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था। मैं टीचर के नोट्स से रिवाइज भी कर पा रहा था, और मैं क्वेश्चन बनाता तो क्वेश्चन बन भी जा रहे थे। लेकिन दिक्कत कब आया, जब मैं रिवीजन के लिए फिर से इन्हीं पीडीएफ को ओपन किया और जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था टीचर ने यहाँ पर कौन सा पॉइंट शॉर्ट में लिखा है। एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि टीचर ने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है, लेकिन जब मैं रिवीजन के लिए पीडीएफ पढ़ रहा था तो मुझे कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे थे। और जब टीचर हमें पहली बार कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसे समझाने के लिए कोई स्टोरी से हमें रिलेट कराते हैं। अब पीडीएफ में ये डायग्राम थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि टीचर ने ये डायग्राम यहाँ क्यों बनाया है। मैं सोच रहा था कहीं ये इम्पोर्टेंट ना हो, तो इसके लिए मुझे फिर से वीडियो लेक्चर देखना पड़ता, जिसके कारण मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। तो हमें शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। और सच कहूँ, जब मैं वीडियो लेक्चर देख रहा था तो मैंने ये गौर किया कि कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे टीचर ने वहाँ पर लिखा भी नहीं था, और उन्होंने कहा था कि तुम अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। और सच तो ये था कि जब मैं नोट्स बना ही नहीं रहा था तो मैं इन पॉइंट्स को कैसे ऐड करता। मिस्टेक नंबर 3, अवॉइडिंग मैथमेटिक्स। मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे सीएस में 2 मैथ्स हैं, एक इंजीनियरिंग मैथ और एक डिस्क्रीट मैथ। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें मैथ्स को लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर हम करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस भी रहेगी और हम गेट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जबकि मुझे पता था कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो मुझे मैथ्स को पहले करना चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी उनकी बातों को माना कि मैंने सोचा कि मैं पहले टेक्निकल सब्जेक्ट कवर करूंगा और उसके बाद मैथ्स करूंगा। और ना ही मेरे कभी टेक्निकल सब्जेक्ट हुए और ना ही कभी मैं मैथ्स कर पाया। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो तुम्हें मैथमेटिक्स को पहले कवर करना है। अगर नहीं भी है तो तुम्हें डेली 1 या आधे घंटे मैथ्स को देना है, जिससे तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। बात किया जाए तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर सब्जेक्ट में यूज हो ही जाता है। अगर यूज ना भी हो तो कई बार एप्टीट्यूड में मैथ्स के सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हमारे मैथ्स के बेसिक भी क्लियर है तो हम इन क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, इनकम्प्लीट सिलेबस। सच कहूँ, जब मैं गेट एग्जाम से बाहर निकला तो मुझे पता चला कि डीबीएमएस, टीओसी और मैथ्स के कई क्वेश्चन इतने इजी आए थे कि जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। और वो ऐसे क्वेश्चन थे जिसे कि अगर किसी ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो वो इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सिर्फ वीडियो लेक्चर देखते जाना है और हमें कुछ समझना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ट्राई करना है कि गेट एग्जाम से पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर ले, जिससे अगर एग्जाम में किसी सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे टैकल कर पाए।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ के गए हैं उसके क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, और जिस सब्जेक्ट को हमने नहीं पढ़ा है उसके क्वेश्चन इजी आ जाते हैं। अगर हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो एटलीस्ट हम इजी क्वेश्चन को टेकल कर पाएंगे। तो इसीलिए ट्राई करना है कि हमें गेट एग्जाम से पहले हम अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर पाए। मिस्टेक नंबर 5, वेरी लिटिल रिविजन। सच कहूँ मैंने 9 से 10 महीने में सिर्फ 2 से 3 महीने ही पढ़ाई की होगी, जिसमें मैंने रिवीजन 15 जनवरी के बाद शुरू किया था। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा सिलेबस तो नहीं कंप्लीट किए थे, मैंने सिर्फ 5 से 6 सब्जेक्ट ही कवर किए थे, लेकिन मैंने इनका रिवीजन नहीं किया था। मैंने अपना रिवीजन 15 जनवरी के बाद शुरू किया था। तो सच बताऊं तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अगर मैंने उन सब्जेक्ट का रिवीजन कर रखा होता तो मैं इन दिनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता था। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी दिनों बाद रिवीजन किया था, तो मुझे कई टॉपिक याद भी नहीं थे और इन्हें फिर से पढ़ना पड़ रहा था, जिसके कारण मेरा काफ़ी समय वेस्ट हो गया। तो हमें ट्राई करना है कि हम अपने सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ जो सब्जेक्ट कवर हो गए हैं उनका रिवीजन करते चले। मिस्टेक नंबर 6, नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यूज। सच कहूँ तो मैंने सिर्फ डीपीपी और क्लास में कराए गए क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस की थी, और मैंने सोचा कि इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं तो मेरा टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा और मैं गेट के क्वेश्चन तो अब इजीली सॉल्व कर लूँगा। लेकिन ये मेरा मिथ था कि मैं गेट के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लूँगा, और ये मेरी एक अच्छी मिस्टेक है। मुझे पता था कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, फिर भी इग्नोर किया। लेकिन अगर मैं इस साल प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं इस मिस्टेक को अवॉइड करूँगा। हमें एटलीस्ट 15 से 20 ईयर के गेट पीवाईक्यू तो लगाने ही चाहिए, ताकि हमारा टॉपिक और भी क्लियर हो जाए और हमें पता चले कि गेट कैसे क्वेश्चन पूछता है, और हमारी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक और मिस्टेक की थी जिसे मैं बताना चाहूँगा। जब मैं पहली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तो मैंने ये टॉपिक अभी पढ़ रखा है, तो मुझे पता होता था कि कई स्टेप के बाद इसका आंसर क्या होगा, और अगर कोई कंडीशन है तो ये क्वेश्चन कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा। तो मैं स्टेप को स्किप कर देता था और डायरेक्ट सॉल्व कर देता था। लेकिन मेरे आंसर तो आ जाते थे, लेकिन गलती क्या करता था, मैं स्टेप्स को स्किप कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि 2 स्टेप के बाद इसका आंसर क्या आने वाला है। लेकिन हमें ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हम फाइनली फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी समय लग रहा है और हमें स्टेप्स याद भी नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर तुम पहली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें हर क्वेश्चन का भले पता हो कि 2 स्टेप के बाद इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर भी तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है, जिससे कि तुम्हें उसके स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे और सिली मिस्टेक भी रिड्यूस होंगे। मिस्टेक नंबर 7, वेरी फ्यू मॉक टेस्ट। सच बताऊं तो मैंने सिर्फ 3 ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था, और मैंने ये मॉक टेस्ट फरवरी के स्टार्ट में दिया था, जब हमारा गेट एग्ज़ाम होने वाला था। क्योंकि मैंने अपना रिवीजन ही 15 जनवरी के बाद किया था तो मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था, और मेरे इन मॉक टेस्ट में कोई अच्छे खासे नंबर नहीं आए थे। मेरे मार्क्स 26, 28 एंड 29 ही आए थे, जबकि मैं इन मॉक टेस्ट में इजीली 35 टू 37 स्कोर कर सकता था। लेकिन जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि मैं काफ़ी सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि मैंने गेट एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उनको मैंने 2 से 3 बार सॉल्व किया, और जिसके कारण मैं कई क्वेश्चन रीड भी नहीं कर पाया जिन्हें मैं इजीली 1 या 2 मिनट में सॉल्व कर सकता था। तो इसीलिए हमें ट्राई करना है कि एटलीस्ट हम 15 से 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दें, जिससे कि हम एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करने के लिए तैयार हो जाए, और हमें पता हो कि हमें एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, जिससे हम एग्ज़ाम में टाइम मैनेज भी कर पाएंगे। और यहाँ पर कई लोग एक और मिस्टेक करते हैं जो मैंने नहीं किया था। एक्चुअली मैं उन लोगों में से हूँ, अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ रखा है और उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उसका रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो मुझे क्यूरियोसिटी रहती है कि मैंने ऐसी क्या मिस्टेक की जिसके कारण मैंने ये क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया। इसी कारण मैंने अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया था और मुझे पता चला था कि मैं क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। तो अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और तुम कौन सी सिली मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 8, फॉलोइंग टीचर्स ब्लाइंडली। सच कहूँ तो ये मिस्टेक सभी नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने किया था तो इसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। एक्चुअली मैंने जिस कोर्स को लिया था उसमें एक टीचर ने 4 सब्जेक्ट पढ़ाए थे, और मैं उन टीचर का नाम नहीं लूँगा। लेकिन जब उन टीचर के मैं वीडियो लेक्चर देखता था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक समझ आ जाते थे जिसे मैंने अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रखा था। तो मुझे लगता था कि शायद ही मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं 15 जनवरी के बाद रिवीजन कर रहा था तो मैंने सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट कवर कर रखे थे, तो मैंने उनका रिवीजन तो कर लिया था। फिर मैं सोचा कि और कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मैंने कुछ सब्जेक्ट के वन शॉट देखे यूट्यूब से,
और सच बता रहा हूँ, जब मैंने वन शॉट देखा तो ये सब्जेक्ट मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया। फिर मुझे काफ़ी पछतावा हो रहा था कि अगर मैंने यूट्यूब से ही कर लिया होता तो ये मेरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर भी हो जाता और मेरा इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी बन पाते। तो मेरा सजेशन यही है, अगर तुमने कोई कोर्स में इनरोल किया है और वहाँ के टीचर से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हें यूट्यूब का हेल्प ले लेना चाहिए और वहाँ पर किसी और टीचर से पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा सिलेबस अच्छे से भी कवर हो पाएगा और तुम्हें समझ भी आएगा। और सच कहूँ तो मेरे इस जर्नी में कंसिस्टेंट ना रहने का ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि तुम्हारे लिए कौन सा टीचर बेस्ट है। देखो, जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो और उनका पढ़ाया तुम्हें समझ आ रहा है, उसके बाद तुम पीवाईक्यू सॉल्व करते हो और पीवाईक्यू 40 से 50% बन जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जा रहे हैं वो सारे टॉपिक्स अगर टीचर ने कवर कर रखा है तो ये टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट है और तुम्हें इस सब्जेक्ट को इन्हीं टीचर से कवर करना है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 9, ट्राई टू मैनेज कॉलेज एंड गेट टुगेदर। सच कहूँ तो मैं सोच रहा था कि मैं डेली कॉलेज भी चले जाऊंगा और मैं कॉलेज जाने से पहले 1 से 2 घंटा और कॉलेज आने के बाद 2 से 4 घंटे डेली गेट की प्रिपरेशन कर लूंगा, और इस तरह से मैं कॉलेज और गेट दोनों एक साथ अच्छी तरह से मैनेज कर पाऊंगा और मैं दोनों जगह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी गलत था। मैं जब कॉलेज जाता तो मुझे कॉलेज से आने के बाद पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं करता था, और कॉलेज जाने से पहले कितना समय बचता है वो तो तुम्हें पता ही होगा। तो तुम्हें ट्राई करना है, अगर तुम्हारे कॉलेज का क्राइटेरिया 70% अटेंडेंस है तो तुम्हें वीक में 3 से 4 दिन कॉलेज जाना है और बचे सारे दिन तुम्हें गेट की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट कर देना है, जिससे कि तुम्हारा कॉलेज और गेट की प्रिपरेशन दोनों अच्छे से हो पाएगा। मिस्टेक नंबर 10, नॉट प्रैक्टिसिंग वर्चुअल कैलकुलेटर। सच कहूँ तो मैंने पूरी जर्नी के दौरान कैलकुलेशन के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया था, और हमारे एग्ज़ाम में आता है वर्चुअल कैलकुलेटर जो कि स्क्रीन में ही होता है। मैंने वर्चुअल कैलकुलेटर का प्रैक्टिस नहीं किया था, इसीलिए मुझे एग्ज़ाम में कैलकुलेशन के लिए काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मेरा सजेशन यही है कि तुम अगर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैलकुलेशन के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर का ही यूज़ करो, ताकि तुम्हें एग्ज़ाम में कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए और तुम फास्ट कैलकुलेशन कर पाओ। तो अब तुम बताओ कि तुम इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, और अगर कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।